नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। बिहार चुनावों में प्रशांत किशोर की जिस तरह से हार हुई है, ये जो जबरदस्त हार हुई है, शर्मनाक हार हुई है, उससे प्रशांत किशोर पूरी तरह से सदमे में है। आपको पता है प्रशांत किशोर अब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाई ऐसी हार हुई है, ऐसी शर्मिंदगी वाली हार हुई है कि अब वो सो नहीं पा रहे हैं। जी, प्रशांत किशोर का कहना है कि जब से ये चुनावी परिणाम आए हैं, उनको इतना बड़ा सदमा लगा है, इतना बड़ा सदमा लगा है कि पिछले सप्ताह से जब वो चुनाव परिणाम आए हैं तब से वो ठीक से सो नहीं पाए हैं, उनकी नींद उड़ गई है। ये प्रशांत किशोर कह रहे हैं, भारत के स्वयंभू इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट, चुनावी रणनीतिकार, जिनका ये बड़ा बड़ा दावा था कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, उन्होंने ममता बनर्जी को जिताया, उन्होंने जगन मोहन रेड्डी को जिताया, पता नहीं कौन कौन से दावे वो करते हैं। तो उनको लगा कि वो भी बिहार के मुख्यमंत्री बड़े आराम से बन जाएंगे। लेकिन मैनेजर का काम करना एक चीज़ है और चुनाव लड़ करके मुख्यमंत्री बन जाना, प्रधानमंत्री बन जाना, ये बिल्कुल अलग बात है। ये वैसी ही बात है कि कोई बड़ी कंपनी हो, उसमें कोई मैनेजर हो और उसको लगे कि भाई नौकरी तो हम यहाँ कर रहे हैं, कल को तो ये कंपनी हम भी खोल सकते हैं। तो ये दोनों में बड़ा फ़र्क है। प्रशांत किशोर एक मैनेजर हैं, इलेक्शन को वो मैनेज कर सकते हैं। इलेक्शन जीतने के लिए जिस आइडियोलॉजी की ज़रूरत होती है, जिस विचारधारा की ज़रूरत होती है, जिस संगठन की ज़रूरत होती है, जिस कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी की ज़रूरत होती है, वो प्रशांत किशोर कहाँ से लाएंगे? वहाँ तो कुछ भी नहीं है। खैर, अब धीरे धीरे प्रशांत किशोर को इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि ये जो हार हुई है उसने उनके सारे अनुमान ध्वस्त कर दिए और उनके सारे बड़बोलेपन को बुरी तरह से परास्त किया है। अब देखिए, प्रशांत किशोर ने एक इंटरव्यू दिया है एक चैनल को और उसमें वो कहते हैं कि वो हार नहीं मानेंगे। उनका कहना है कि भाई ठीक है, हार हो गई चुनाव में, लेकिन वो पॉलिटिक्स से हार नहीं मानने वाले। और ये अपने आप में बड़ी चौंकाने वाली बात है, क्योंकि ये वही प्रशांत किशोर हैं जिनके बड़बोलेपन का आलम ये था कि उन्होंने कहा था कि अगर जनता दल यूनाइटेड को 25 से ज़्यादा सीटें आती हैं तो वो संन्यास ले लेंगे। एक बार नहीं, कई बार कहा उन्होंने, अलग अलग चैनलों को कहा। लेकिन अब जबकि परिणाम आ गए हैं और जब लोग उनसे पूछते हैं कि भाई आप संन्यास कब ले रहे हैं, तो बात को टाल देते हैं, बात को टाल देते हैं। अब ये कह रहे हैं कि ना ना, हम तो कभी संन्यास नहीं लेंगे और हम लड़ेंगे, ये कहना उनका। मतलब भले उनके रातों की नींद उड़ गई है, वो ढंग से सो नहीं पा रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर का कहना है कि वो गिव अप नहीं करेंगे और वो आगे फिर से तैयारी करेंगे। अच्छा देखिए, वो बहाने अब कैसे बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ठीक है हम हार गए, लेकिन हमने चुनाव का जो मुद्दा था उसको बदल दिया। जाति और धर्म की जगह एम्प्लॉयमेंट, रोजगार और माइग्रेशन, पलायन। वो कहते हैं कि हमने ये रोजगार और पलायन को बिहार में मुद्दा बना दिया। अब बताइए, ये अपनी झेप मिटाने के लिए अभी नई बात कह रहे हैं। पहले तो इन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप में भाजपा के मंत्रियों को, जदयू के मंत्रियों को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की, उसका कोई फॉलोअप एक्शन नहीं हुआ। शूट एंड स्कूट की रणनीति बनाई उन्होंने, जैसे अरविंद केजरीवाल एक जमाने में बनाया करते थे। और अब जब बुरी हार हो गई है, लोग उनसे पूछ रहे हैं कि भाई आप संन्यास कब लोगे, आपके तो सारे प्रेडिक्शंस गलत साबित हो गए। तो वो कहते हैं कि नहीं जी, हम तो संन्यास नहीं लेंगे, हमें इस बात की खुशी है कि हमने जाति और धर्म की जगह ये रोजगार और पलायन को चुनाव का मुद्दा बना दिया। इस बार जो चुनाव परिणाम आए हैं उनमें इनकी ऐसी दुर्गति हुई है, इन्होंने 238 कैंडिडेट खड़ा किए थे, उसमें से 236 की तो जमानत जब्त हो गई। जमानत जब्त हो गई उनकी, सोचिए 98% कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो गई। और जहां तक वोट परसेंटेज की बात है, उनको 3.45%, मतलब 4% से भी कम वोट मिला उनको। और उनका अंदाजा ये था, जैसे वो कहते हैं इस इंटरव्यू में, कि भाई हमें लग रहा था कि हम 12 से 15% वोट जो है वो हमको मिलेगा, लेकिन हमें मुश्किल से 3.5% वोट मिला। तो कहते हैं हमें इसका विश्लेषण करना पड़ेगा। अरे भाई विश्लेषण करना पड़ेगा, ये आपको अब समझ में आ रहा है? पहले जो इतनी लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे कि हम बहुत बड़े स्ट्रेटजिस्ट हैं, हमने ममता बनर्जी को जिता दिया, हमने कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी को 100 से नीचे सीटें आएंगी, वो सही साबित हो गया, तो इस बार हम कैसे गलत साबित हो सकते हैं? तो 3.5% वोट के साथ प्रशांत किशोर कहाँ आगे जाएंगे, कहाँ बढ़ेंगे, ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं जी, हमने तो मुद्दा बदल दिया और हम इसका विश्लेषण करेंगे और ये पता करेंगे कि हम क्यों हारे। अब वो क्यों हारे,
ये अभी उनको पता करना बाकी है। अपने आप को इतने बड़े स्ट्रैटेजिस्ट कहते हैं। हाँ, ये और बात है, कहते हैं कि हमको नींद नहीं आ रही है। अच्छा देखिए, वो किस तरह से तुलना भी कितना गलत करते हैं। वो एक तो वो कह रहे हैं कि हम अभी हार नहीं मानेंगे, और वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास भी एक समय सिर्फ 2 MP थे। अरे भाई, 2 MP तो थे ना आपके पास, तो आपका तो खाता ही नहीं खुला। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी से तुलना करने से पहले उनको ये सोचना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक विचारधारा थी, एक ठोस विचारधारा थी, जो जन स्वराज के पास नहीं है। कौन सी विचारधारा है आपकी? कोई विचारधारा नहीं है। दूसरे, भारतीय जनता पार्टी के पास एक संगठन था। भारतीय जनता पार्टी के पास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा एक संगठन था, जिसके लोग चारों तरफ फैले हुए थे, कमिटेड लोग थे। आपके पास क्या है? तो ये जो बीजेपी के साथ आप अपनी तुलना करते हैं कि उनके पास 2 MP था और हमारे पास ठीक है अभी कुछ नहीं है, तो हम भी बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? ना आपके पास विचारधारा है, ना आपके पास कोई संगठन है। ऐसी ही लंबी चौड़ी बातें कर देना उनको। वो ये भी कहते हैं कि जातीय जो समीकरण है उसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नीतीश कुमार ने दिखाया। वो कई बार उदाहरण देते हैं कि नीतीश कुमार की जाति के कितने लोग हैं बिहार में? ठीक है, 3% से कम है। वही उदाहरण वो नरेंद्र मोदी के बारे में भी दिया करते थे गुजरात में। भाई, नरेंद्र मोदी एक संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति रहे, RSS का वहाँ पूरा संगठन फैला हुआ है, प्रचारक रहे हैं वो। और जहाँ तक नीतीश कुमार की बात है, तो मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपनी एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई है, EBC की, जो तकरीबन 36% है। पिछड़ों में से अति पिछड़ा ये उन्होंने बनाया, और दलितों में से महादलित बनाया। नीतीश कुमार ऐसे नहीं है, उन्होंने अपने लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई है, EBC की और महादलित की। ऐसे पॉलिटिक्स नहीं करते वो, ऐसे उनको वोट नहीं आ रहा है। और नरेंद्र मोदी के पास एक संगठन था, मुद्दे थे। आप ये कहते हैं, आप उनसे जब अपनी तुलना करते हैं तो आप कहाँ हैं भाई? और नरेंद्र मोदी का एक करिश्मेटिक फेस था, वो पर्सोना आज भी उनका है, उनके नाम पे वोट मिलता है। आपके नाम पे कौन वोट देगा? तो ये अपने आप को भ्रम में आज भी प्रशांत किशोर रख रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम तो वापसी करेंगे। और उन्होंने एक बात और भी कही है कि अब जा करके हम ये मुद्दा बनाएंगे कि ये जो 2-2 लाख देने की बात करी है सरकार ने, वो कब देते हैं उनको, मतलब हम उसको फॉलोअप करेंगे। भाई, सरकार ने 10,000 रुपये दिए हैं बिहार सरकार ने, तो बाकी 2 लाख कैसे देना है, कब देना है, उसका भी फैसला वो कर लेंगे। वो आपके उछल कूद करने से कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, प्रशांत किशोर अब पूरा ठीकरा इस बात पे फोड़ रहे हैं कि चुनाव के पहले 10,000 रुपये महिलाओं को दिए गए। भाई, ये तो पहले से अनाउंस किया हुआ था ना, ये कोई नई चीज़ थोड़े है। और वो कह रहे हैं कि इतने लोगों को फायदा पहुंचाया गया, इसलिए जनता दल को इतना वोट आ गया, वरना नहीं आता। देखिए, ये सब कहने की बात है। प्रशांत किशोर को आत्ममंथन करना पड़ेगा, और 3 ऐसे बड़े कारण जिनकी वजह से प्रशांत किशोर की हार हुई है, उस पर उनको गंभीरता से सोचना पड़ेगा। पहला, जैसा कि मैंने आपको कहा, उनके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास एक आइडियोलॉजी होना बहुत जरूरी है। न इनके पास कोई आइडियोलॉजी है, और ना आम आदमी पार्टी के पास कोई आइडियोलॉजी थी। तो पहले तो एक आइडियोलॉजी उनको बनानी पड़ेगी, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा ना। बिना आइडियोलॉजी के कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस देश में सर्वाइव नहीं कर सकती लंबे समय तक। दूसरे, इनके पास बिहार में कोई सामाजिक समीकरण नहीं है, कोई कास्ट इक्वेशन नहीं है। इनको एक कास्ट इक्वेशन वहां बनाना पड़ेगा। मुद्दे ठीक है, लेकिन बिहार में आज भी ये सोशल कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं ना। एक तरफ MY का कॉम्बिनेशन है जो राजद के साथ है, मुस्लिम यादव का, और दूसरी तरफ तमाम नॉन यादव OBC, EBC, SC, ये सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो एक सोशल कॉम्बिनेशन, 2 मेन फॉर्मेशन है वहां पे है। आपको एक तीसरा फॉर्मेशन बनाना पड़ेगा। ये कह देने से कि जाति कोई मुद्दा नहीं है बिहार में, ये नहीं चलने वाला है। आपको ग्राउंड रियलिटी को स्वीकार करना पड़ेगा। और तीसरी चीज, जिस तरह से ये मैदान छोड़ के भाग गए, प्रशांत किशोर को चुनाव लड़ना चाहिए था। अरे, सेनापति चुनाव नहीं लड़ेगा तो कैसे जीतोगे आप? ऐसे कभी होता है? और इस बात को हालांकि उन्होंने इस इंटरव्यू में स्वीकार किया है कि जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो मुझे लगता है कि हाँ, मुझे लड़ना चाहिए था। लेकिन इनके तो होश उड़ गए ना। जब ये राघोपुर गए, राघोपुर जाने से पहले उन्होंने कहा था कि मुझे जो फीडबैक मिलेगा उसके आधार पर मैं फैसला करूंगा। तो फीडबैक इतना गंदा था कि इनके पांव उखड़ गए, ये डर से भाग खड़े हुए। ये सबसे बड़ी गलती थी। तो इन गलतियों को प्रशांत किशोर को समझना पड़ेगा। हार से डर जो है ना, वो आपको ऐसी ही शर्मिंदगी देगा। ये प्रशांत किशोर को समझना चाहिए। और एक बात और है जो प्रशांत किशोर को समझना चाहिए कि इलेक्शन मैनेज करना एक चीज़ है, और सोशल मीडिया पे ये ब्लिट्स क्रिएट करना, सोशल मीडिया पे इस तरह का एकदम आक्रमण लॉन्च कर देना, और सोशल मीडिया की टीम बना करके अपनी वाहवाही खुद कर लेना, पैसे दे करके मीडिया में इंटरव्यू प्लांट करवा लेना। आपने देखा प्रशांत किशोर के कितने इंटरव्यू हुए, सारी मीडिया जाकर उनका इंटरव्यू कर रही थी। तो इन सबों से आप चुनाव नहीं जीत सकते। आपको अपने लिए एक ज़मीन तलाश करनी पड़ेगी। प्रशांत किशोर अभी बिहार में काम करें,
एक आइडियोलॉजी डेवलप करें, अपने लिए एक सोशल कॉम्बिनेशन बनाएं और फ्रंट से लीड करने की ताकत दिखाएं, मादा दिखाएं, कलेजा दिखाएं, जिगर दिखाएं, तब जाकर के वो बिहार में सफल हो सकते हैं। वरना ये जो उनकी नींद उड़ी है ना, ये उड़ी ही रहेगी। चैन से वो तब तक नहीं सो पाएंगे जब तक कि वो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकालते हैं। या तो वो चुनाव से संन्यास ले लें, मान लें कि चुनाव लड़ना उनके वश की बात नहीं है, वो मैनेजर हो सकते हैं, चुनाव लड़ नहीं सकते। लेकिन अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो इन चीज़ों का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, वरना ये जो उनकी नींद उड़ी है ये लंबे समय तक उड़ी रहेगी। उनको इस पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।